देखिए, कल मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था कि जो डेथ पेनल्टी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सबसे पहली बार चैलेंज कब किया गया और क्यों किया गया। और ये डेथ पेनल्टी क्या है, मैंने बताया था कि ये एक एक्सेप्शन है। सेक्शन 302 पढ़ रहे हैं हम, उसमें डेथ पेनल्टी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या हुआ, 1973 में सीआरपीसी आ गया। तो 1973 में जब सीआरपीसी आया तो सीआरपीसी के अंदर भी पनिशमेंट देने से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस दिए। 1973 के पहले सीआरपीसी था नहीं, सब कुछ आईपीसी के हिसाब से चलता था। तो 1979 में एक केस आया, राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। In this case, it was held that special reasons necessary for imposing a death penalty must relate not to the crime but to the criminal. अब यहाँ पे ना सीआरपीसी ने क्या बोल दिया, सीआरपीसी ने ये बोल दिया कि यार आप कहते हो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज अ रूल एंड डेथ पेनल्टी इज अ एक्सेप्शन। ठीक है भाई, समझ में आता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज अ रूल एंड डेथ पेनल्टी इज एन एक्सेप्शन। लेकिन ये एक्सेप्शन का इस्तेमाल कब करना है, ये एक्सेप्शन का इस्तेमाल कब करना है, ये कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको बताया कि इस एक्सेप्शन का इस्तेमाल करने के लिए सीआरपीसी ने कह दिया है कि अगर आप डेथ पेनल्टी लगाते हो किसी पे, यानी कि अगर मर्डर के केस में डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोनों का प्रोविजन है और आप डेथ पेनल्टी लगाते हो, तो आपको उसके लिए स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेंगे। आपको उसके लिए रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेंगे कि आपने डेथ पेनल्टी ही क्यों लगाई, आपने हार्श वाली पनिशमेंट ही क्यों लगाई। आपको इस चीज का रीजन वहां पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और इस केस में ये बताया कि वो जो रीजन है वो एक्चुअली क्राइम से रिलेटेड नहीं, वो रीजन क्रिमिनल से रिलेटेड होना चाहिए। क्रिमिनल से रिलेटेड होने का मतलब कि जिसने क्राइम किया है ना, वो रीजन उससे रिलेट करना चाहिए। ठीक है, पर थोड़ा सा हम सेटिस्फाई नहीं हुए इस केस से, कोर्ट वगैरह सेटिस्फाई नहीं हुई इस केस से। मैटर आगे बढ़ा, 1980 की बात, एक साल बाद बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाला एक केस आया। ये केस और फेमस है इससे भी ज्यादा। आप जो सुनते हो डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, हम कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में डेथ पेनल्टी दी जाती है। गंभीर से गंभीर केस, सबसे ज्यादा गंभीर केस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, वो जो प्रिंसिपल है, वो जो डॉक्ट्रिन है, वो इसी केस में आई थी, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मतलब एक स्पेशल बेंच होती है जो किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करने के लिए आती है। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, while upholding the constitutional validity of death sentence, observed that for person convicted of murder, life imprisonment is the rule and death sentence is an exception. यहाँ पे इस बच्चन सिंह वाले केस में दो चीजें हुई। दो चीजें क्या, पहली तो डेथ सेंटेंस की वैलिडिटी को इन्होंने माना कि डेथ सेंटेंस जो है वो पूरी तरह से वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरी तरह से वैलिड है। और दूसरी चीज इन्होंने ये बताई जिसको हम पढ़ रहे हैं कि लाइफ इंप्रिजनमेंट इज द रूल एंड डेथ सेंटेंस इज द एक्सेप्शन। और बच्चन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी दी। अब वो गाइडलाइंस क्या है उसको समझना। द एक्सट्रीम पेनल्टी ऑफ डेथ सेंटेंस नीड नॉट बी इन्फ्लिक्टेड एक्सेप्ट इन द ग्रेवेस्ट केसेस ऑफ एक्सट्रीम कल्पेबिलिटी। ये जो डेथ पनिशमेंट है ना, ये बहुत एक्सट्रीम होती है, बहुत ज्यादा होती है। आप समझ सकते हो कि हम लॉयर हैं, हम लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं, हमें सुन के बड़ा आसान लगता है कि अरे डेथ पेनल्टी दे दो इसको। एक आम आदमी को बोलते हुए बड़ा आसान लगता है कि अरे इसको तो डेथ पनिशमेंट मिलना चाहिए।
और डेथ पनिशमेंट के क्या मायने होते हैं, डेथ पनिशमेंट कितनी डरावनी होती है, कितनी डेंजरस होती है, कितनी एक्सट्रीम होती है, ये तो वही जानता है जिसके ऊपर वो पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट की जाती है। ठीक है, तो बहुत एक्सट्रीम पेनल्टी होती है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ये एक्सट्रीम पनिशमेंट है, तो एक्सट्रीम लेवल के क्राइम पे ही ये पनिशमेंट देना, उसके अलावा किसी क्राइम पे मत देना। मतलब मर्डर में भी अलग अलग टाइप के मर्डर होते हैं। जो सबसे एक्सट्रीम लेवल का आपको दिखता हो, जिसमें कल्पेबिलिटी सबसे एक्सट्रीम हो, कल्पेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, बहुत हीनियस ऑफेंस हो, वहां पे आप डेथ पेनल्टी देना। उसके अलावा डेथ पेनल्टी देने के पहले ऑब्जर्व द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ऑफेंडर along with the circumstances of the crime। उस पर्सन ने, जिसे आप डेथ पेनल्टी दे रहे हैं, आप उसके सर्कमस्टेंसेस भी देखो, उसने जो क्राइम किया है उसके सर्कमस्टेंसेस भी देखो। आप दोनों के सर्कमस्टेंसेस देखो, समझो, उसके बाद डिसाइड करो कि क्या डेथ पेनल्टी दिया जाना सही है या नहीं। फिर तीसरी चीज इनने वही कही कि लाइफ इंप्रिजनमेंट इज द रूल एंड डेथ सेंटेंस इज द एक्सेप्शन। और एक फोर्थ चीज जो इनने कही, जिसको आगे जाके दूसरे केसेस में चैलेंज भी किया गया, कि एक बैलेंस शीट बनाना चाहिए केस के अंदर। बैलेंस शीट दो चीजों की, बिटवीन द एग्रेवेटिंग फैक्टर्स एंड द मिटिगेटिंग फैक्टर्स। एग्रेवेटिंग फैक्टर्स वो होते हैं जो ऑफेंस को बहुत सीरियस बनाते हैं, और मिटिगेटिंग फैक्टर वो होते हैं जो ऑफेंस को कम सीरियस बनाते हैं। मतलब एग्रेवेटिव फैक्टर ज्यादा पनिशमेंट दिलवाते हैं ऑफेंडर को, और मिटिगेटिंग फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो उसको कम पनिशमेंट दिलवाने में सपोर्ट करते हैं। जैसे किसी को बहुत बुरी तरह से मारना, छोटी सी बात के लिए उसको बहुत ही जानलेवा हथियारों से मारना, ये एग्रावेटिंग फैक्टर है। कि यार इतनी सी बात के लिए तुम इतने बड़े हथियार से, इतने जानलेवा हथियार से अटैक कर रहे हो, ये तो एग्रेवेटिंग फैक्टर है, आपने तो बहुत सीरियस ऑफेंस किया है। और मिटिगेटिंग फैक्टर क्या होते हैं? मिटिगेटिंग फैक्टर मतलब वो फैक्टर जो आपके ऑफेंस को थोड़ा कम सीवियर बनाते हैं। कि सामने वाला भी आपको कुछ कर रहा था, सामने वाला भी आप पे हथियार चला रहा था, सामने वाला भी आपको कुछ कुछ कह रहा था, आपका मोटिव था कि आपने सामने वाले को इसलिए मारा क्योंकि वो आपका परिवार का दुश्मन था, है ना? तो ये मिटिगेटिंग फैक्टर होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ एग्रेवेटिंग फैक्टर ऑन द वन साइड एंड मिटिगेटिंग फैक्टर ऑन द अदर साइड। और फिर उन दोनों फैक्टर्स को पूरा टोटल करो, उनको पूरा चेक करो, और पूरा वेटेज दो, और चेक करो कि कौन ज्यादा है। इसे एक तराजू में एग्रेवेटिंग फैक्टर और मिटिगेटिंग फैक्टर को रख के तोल लो कि कौन भारी पड़ रहे हैं। अगर एग्रेवेटिंग फैक्टर ज्यादा भारी पड़ रहे हैं तो डेथ पेनल्टी दे दो, और अगर मिटिगेटिंग फैक्टर ज्यादा भारी पड़ रहे हैं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो। तो ये चार सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि एक्सट्रीम पेनल्टी डेथ की एक्सट्रीम मैटर में देना है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में देना है। डेथ पेनल्टी देने के पहले क्रिमिनल का भी सरकमस्टेंस देखना है क्राइम के साथ साथ। लाइफ इम्प्रिजनमेंट रूल होता है, डेथ सेंटेंस एक्सेप्शन होता है। एक बैलेंस शीट बनाना पड़ेगी जिसमें एग्रेवेटिंग फैक्टर्स और मिटिगेटिंग फैक्टर्स दोनों रहेंगे, उन्हें टोटली वेट करना, एक बैलेंस बनाना उनके बीच में, उसके बाद डिसाइड करना कि कौन सी पनिशमेंट देना। इसी के 3 साल बाद एक और फेमस केस आया, जिसका नाम था मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये भी बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वाले केस की गाइडलाइंस को और ज्यादा इलेबोरेट कर दिया, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि जो हम मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहे थे, वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस क्या होते हैं जो आपके ऑफेंस को थोड़ा सा कम सीरियस बना देते हैं। देखिए, बच्चन सिंह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने मिटिगेटिंग फैक्टर्स और एग्रेवेटिंग फैक्टर्स का इस्तेमाल किया कि एक बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। बट बच्चन सिंह के केस में कहीं भी ये मेंशन ही नहीं किया गया कि मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं।
तो इस मच्छी सिंह वाले केस ने सुप्रीम कोर्ट में वो चीज क्लियर कर दी। मच्छी सिंह का केस बेसिकली आपको याद रखना है इस नाम से कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कौन से होते हैं, इसको कैसे डिटरमाइन कर। बच्चन सिंह में तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के बारे में बोला कि उसी में डेथ पेनल्टी दो, लेकिन मच्छी सिंह में ये बोला कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का पता कैसे लगाएंगे कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। सबसे पहली चीज आपको देखना है मैनर ऑफ कमीशन ऑफ मर्डर। मर्डर किस तरह से किया है आपको ये देखना है। एग्जाम्पल, घर में आग लगा के जान ली किसी की, इनह्यूमन एक्ट किया है, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किसी की बॉडी के 36 टुकड़े करके नाले में बहा दिया। मर्डर किस तरह से हुआ है वो भी देखो। मोटिव ऑफ कमीशन ऑफ मर्डर, मर्डर करने के पीछे मोटिव क्या था, इरादा क्या था। पैसे के लिए मर्डर किया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया, दुश्मनी के लिए मर्डर किया, क्या था मर्डर, क्यों था, मोटिव क्या था। जो क्राइम हुआ है, जो मर्डर हुआ है, उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है। कहीं वो सोशली एबोरेंट क्राइम तो नहीं है, एंटी सोशल क्राइम तो नहीं है। इसका मतलब होता है किसी एससी कास्ट का, शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति का मर्डर कर दिया, किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी का मर्डर कर दिया। अच्छा, ये मर्डर उन्होंने पर्सनल रीजन से नहीं करा, जबकि सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने के पर्पज से किया। जैसे एक मर्डर होता है ना ऐसा वाला कि हम तो पूरे शेड्यूल कास्ट से दुश्मनी रखते हैं, तो हमें एक व्यक्ति दिखा शेड्यूल कास्ट का, हमने उसकी जान ले ली, हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी थी नहीं उससे। इसको कहा जाता है एंटी सोशल नेचर ऑफ क्राइम। फिर अगला आप देखो मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम। जो क्राइम किया है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी हद क्या है। हद का मतलब परिवार के एक सदस्य का मर्डर किया है, परिवार के दो सदस्य का मर्डर किया है, पूरी के पूरे परिवार के सारे सदस्यों का ही मर्डर कर दिया। देखिए मैग्नीट्यूड कितना गंभीर है जब आपने परिवार के सारे सदस्यों का मर्डर कर दिया। जिसका मर्डर किया है उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्या है, क्या वो छोटा बच्चा है, या वो हेल्पलेस वुमन है, या कोई पब्लिक फिगर है, या बहुत बड़ा नेता है, ये भी देखा जाएगा। तो देखो ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि आपको मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का पता कैसे लगाना है। अब ये दोनों केस बहुत फेमस थे, मच्छी सिंह वाला केस और बच्चन सिंह वाला केस। ये दोनों ही केसेस सुप्रीम कोर्ट के दिए थे। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ गाइडलाइन इंडिया की हर एक कोर्ट पे एप्लीकेबल होता है, हर कोर्ट को ये मानना पड़ेगा। 25 साल हो गए हैं इस चीज को मानते हुए, हर कोर्ट, हर हाई कोर्ट इसको 25 सालों तक मानती रही। 25 साल निकल गए, यही गाइडलाइंस के भरोसे पे केस चलते रहे, डेथ पेनल्टी दी गई। बट 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को फिर एक मौका मिला अपने ही दिए इन दोनों फैसलों को फिर से देखने का। 25 साल बाद एक केस आया जिसका नाम था स्वामी श्रद्धानंद वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। 2008 की बात है। तब 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन दिए दोनों फैसलों को फिर से री एग्जामाइन किया। कौन से दोनों फैसलों को, ये मच्छी सिंह वाले को और बच्चन सिंह वाले को। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार 25 साल पहले हमने एक फैसला सुनाया था, एक तो मच्छी सिंह वाला और एक बच्चन सिंह वाला। तब जीवन की जो परिस्थितियां थी, जो कंडीशंस ऑफ लाइफ थी, तब अलग थी, और अब जो कंडीशंस ऑफ लाइफ है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। इसलिए अगर हम उन कैटेगरीज को, उन केसेस को ऑब्जर्व करेंगे भी, तो भी उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हमें मेंटेन करना पड़ेगी। यानी आज की प्रेजेंट सिचुएशन में हम पूरी तरह से मच्छी सिंह और बच्चन सिंह वाले केस को अप्लाई नहीं कर सकते। हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप होना है। थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अब रखना पड़ेगी, क्योंकि अब कंडीशंस ऑफ लाइफ बदल गई, मैनर ऑफ ऑफेंस बदल गया, ऑफेंस बहुत ज्यादा सीरियस नेचर के होने लग गए। तो हमें थोड़ा सा उन केसेस के दिए हुए फैसलों में अपनी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी लगाना पड़ेगी। फिर 2013 में संगीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा वाला केस आया। इस केस में a two-judge bench of Supreme Court held that the court has not endorsed the approach of aggravating and mitigating circumstances in the Constitution bench judgment in Bachchan Singh and observed that it needs a fresh look. ये केस जो था संगीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 का, इस केस में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने बच्चन सिंह के केस में ही एक गलती निकाल दी और कहा कि बच्चन सिंह के केस में कोर्ट ने ये तो कहा कि एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस की बैलेंस शीट बनाओ।
बैलेंस शीट बना और चेक करो कि कौन भारी पड़ रहा है, लेकिन कोर्ट ने उस केस में ये अप्रोच बताया ही नहीं कि वो बैलेंस शीट बनाना कैसे है और उस बैलेंस शीट को बनाने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वाले केस में कुछ कहा ही नहीं। इसलिए संगीत वाले केस में, संगीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए। पहला प्रिंसिपल, पहली चीज तो ये कि बच्चन सिंह वाले केस में जो एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस की बात हुई थी उसको हमें फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज में कुछ गड़बड़ है, ये सबसे पहले कहा। दूसरी चीज, एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंस वो होते हैं जो क्राइम से रिलेट करते हैं, लेकिन मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस वो होते हैं जो क्रिमिनल से रिलेट करते हैं। मतलब एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंस मतलब कि जो आपके क्राइम को गंभीर बनाते हैं वो क्राइम से रिलेट करते हैं, लेकिन जो आपके क्राइम को गंभीर नहीं बनाते हैं वो क्रिमिनल से रिलेट करते हैं। और बैलेंस शीट इन दोनों के बीच में कभी बनाई ही नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि एक चीज क्राइम से रिलेटेड है और दूसरी चीज क्रिमिनल से रिलेटेड है। आपने बहुत ही जानलेवा हथियार से सामने वाले को मारा है, उसके 36-37 टुकड़े कर दिए, आपने 36-37 टुकड़े कर दिए, ये बहुत बड़ा एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंस है, आपको डेथ पेनल्टी दिलवाएगा। ये क्या है, किससे रिलेटेड है? 36 टुकड़े कर दिए, किससे रिलेटेड है? ये क्राइम से रिलेटेड है कि आपने मर्डर कैसे किया, 36 पीसेस करे आपने सामने वाले के। और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस अगर मान लो, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस में ये मान लो कि आपकी ना उसके परिवार से बहुत दुश्मनी थी पहले, उसने आपके परिवार वालों को 4-5 जनों को मारा था, तो अब आप उसको मार रहे हो, ये एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस हो सकता है। बट ये किससे रिलेटेड है? क्राइम से नहीं, ये क्रिमिनल से रिलेटेड, कि आपके परिवार के 4-5 लोगों को उसने मारा, इसलिए आपने उसको मारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने संगीत वाले केस में क्या कहा कि बैलेंस शीट इन दोनों के बीच में बनाई नहीं जा सकती। और तीसरी चीज इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही कि सजा देने के लिए जितना क्राइम की जरूरत होती है उतने ही क्रिमिनल की भी जरूरत होती है, यानी क्राइम और क्रिमिनल दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है सजा देने के लिए। फिर इसमें सेक्शन 432 सीआरपीसी की भी बात करी गई, रेमिशन, जिसमें सजा कम कर दी जाती है। इसने कहा कि सेक्शन 432 सीआरपीसी जो है वो स्टेट्यूटरी प्रोविजन है, यानी लीगल प्रोविजन है, लेकिन इसकी आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ना की जाए। देयरफॉर द लेजिस्लेचर हैज बिल्ट इन सम प्रोसीजरल एंड सब्सटेंशियल चेक इन द स्टैट्यूट, दीज नीड टू बी फॉलोड। सजा कम करने का प्रावधान, रेमिशन करने का प्रावधान गवर्नमेंट के पास जो होता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, 2013 के इस केस में उसकी भी बात की गई। कहा गया कि गवर्नमेंट के पास कोई आर्बिट्ररी पावर नहीं है कि वो जिस आरोपी को सजा कम करवाना चाहे अपने हिसाब से कर दे, वो आर्बिट्ररी तरीके से नहीं कर सकती, उसको अपना पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होता है। और एक्चुअली अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अगर किसी की सजा रेमिट भी करना है, अगर उन्हें अपनी पावर ऑफ रेमिशन सेक्शन 432 में यूज करना भी है, तो उन्हें उस जज का ओपिनियन लेना पड़ेगा जिस जज ने उस एक्यूज्ड को सजा सुनाई है, या जिस जज ने उस एक्यूज्ड की सजा को कंफर्म किया है। मतलब ये चीज भी यहाँ पे इलेबोरेट की गई। जो रेमिशन होता है, रेमिशन का मतलब सजा कम कर देना, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर होती है। आप 432 ऑफ सीआरपीसी पढ़िएगा, उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पहले प्रिसाइडिंग जज से ओपिनियन लेना होता है कि हम इसकी सजा रेमिट करना चाहते हैं, कर दें क्या, उसके बाद ही वो सजा रेमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2013 का केस था, ये भी बड़ा फेमस केस था। तो ये सेक्शन 302 में जो इतना सारा मैंने आपको समझाया केस लो, ये आपके मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएंगे। और दूसरी चीज ये आपके काम आएंगे ये समझाने में कि मर्डर की सजा, डेथ पेनल्टी कब होती है। ठीक है, अभी केस खत्म नहीं हुआ, अभी केस बचे हैं, देखो और भी चीजें हैं। एक केस था वाथीस्वरन केस 1983 का। वाथीस्वरन बहुत फेमस केस, नाम से ही फेमस है। इस केस में क्या हुआ, a two-judge bench of Supreme Court considered whether the accused who was convicted for an offense of murder and sentenced to death, kept in solitary confinement for about 8 years, was entitled to commutation of death sentence. It was held that the delay exceeding 2 years in the execution of a sentence of death should be considered sufficient to entitle a person under Article 21 to demand the quashing of the death sentence. इसमें क्या होता है आपको पता है ना, किसी को अगर डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है तो उसके डेथ सेंटेंस की सजा उसको भुगताई जाती है, उसको फांसी पे लटकाया जाता है। बट इस केस में ये मुद्दा उठा कि एक एक्यूज्ड था, उसने मर्डर किया था और उसको मर्डर के लिए डेथ सेंटेंस मिला और उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया गया 8 सालों के लिए। मतलब 8 साल से उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया, लेकिन अभी तक उसको फांसी पे नहीं लटकाया, अभी तक उसकी डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट नहीं किया।
तो उसने सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दिया कि देखो डेथ सेंटेंस आपने मुझको 8 साल पहले दिया था, 8 साल बीत चुके हैं, आपने मुझको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रख के रखा है, आपने मेरे को अकेले एक अलग से जेल में बंद करके रखा है, आप मुझे डेथ सेंटेंस नहीं दे रहे, आप मुझे फांसी पे नहीं लटका रहे, इतना लंबा डिले क्यों हो रहा है एग्जीक्यूशन में। तो उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुझे आर्टिकल 21, मुझे जीने का अधिकार है, आप मुझे इतने दिनों से डेथ सेंटेंस दे के 8 सालों से सॉलिटरी कंफाइनमेंट में बंद करके रखते हो, तो अब आप मुझे डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, आपको मेरी डेथ सेंटेंस कम्यूट करना पड़ेगी। कम्यूट करने का मतलब कि डेथ सेंटेंस कम्यूट करके आपको मुझे लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि 8 साल हो गए, आपको डेथ देना थी तो आप अभी तक दे चुके होते, बट आप नहीं दे रहे हो, ये गलत बात है। तो पता नहीं सुप्रीम कोर्ट को उस टाइम पे क्या मन चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक बड़ा अजीब फैसला सुना दिया। और वो अजीब फैसला क्या है? वो अजीब फैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये लिख दिया कि अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया और अगर उसकी डेथ सेंटेंस को 2 साल के अंदर एग्जीक्यूट नहीं किया गया, मतलब 2 साल में फांसी नहीं दी गई, 2 साल से ज्यादा का डिले हो गया फांसी देने में, तो ये एक सफिशिएंट रीजन होगा कि उस व्यक्ति की डेथ सेंटेंस को क्वैश कर दिया जाएगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब अगर किसी को डेथ सेंटेंस दो तो उसको 2 साल के अंदर एग्जीक्यूट करो, फांसी पे लटका दो। अगर 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, आपने उसको फांसी पे नहीं लटकाया, तो वो आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट चले जाएगा, आर्टिकल 21 का फंडामेंटल राइट लेके सुप्रीम कोर्ट चले जाएगा और वहां जाके ये कहेगा कि मेरी डेथ सेंटेंस को आप क्वैश करो, और उसके पास ये सफिशिएंट ग्राउंड रहेगा अपनी सेंटेंस को क्वैश करवाने के लिए। तो 1983 में वाथीस्वरन केस इसलिए फेमस है कि इस केस का मेन पॉइंट क्या जो आपको याद रखना है कि द डिले exceeding 2 years in the execution of a death sentence is a sufficient ground for a person under Article 21 to demand the quashing of death sentence. लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि बड़ा अजीब जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सेम उसी तरीके से 6 साल बाद इस जजमेंट को, वाथीस्वरन वाले केस को ओवर रूल कर दिया गया। दिस जजमेंट वॉज ओवर रूल्ड इन त्रिवेणी बेन वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात। त्रिवेणी बेन वाले केस में वाथीस्वरन केस को ओवर रूल कर दिया। और क्यों ओवर रूल किया? क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि ये जो प्रिंसिपल बनाया ना कि 2 साल से ज्यादा का डिले मत करो वरना उसकी सजा माफ करो, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दो, बड़ा गलत है ये। तो त्रिवेणी बेन वाले केस में इसको ओवर रूल कर दिया। उसके बाद 1983 की ही बात है, ये भी 1983 की बात है। वाथीस्वरन 1983 में ही उसी टाइम पे एक केस हो रहा था, शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें क्या माना कि दो प्रोलॉन्ग डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस इज अनक्वेश्चनेबली एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द सेंटेंस शुड बी अलाउड to be executed. No hard and fast rule that delay exceeding 2 years in the execution of a sentence of death should be sufficient to entitle the person under sentence of death to invoke Article 21 and demand the quashing of sentence of death can be laid down as laid down in वाथीस्वरन केस। वैसे जजमेंट तो ओवर रूल 1989 यानी कि 6 साल बाद त्रिवेणी बेन वाले केस में हुआ था, लेकिन उस जजमेंट का क्रिटिसिज्म, वाथीस्वरन वाले केस का क्रिटिसिज्म उसी साल हो गया था शेर सिंह वाले केस में। कुछ दिनों बाद ही शेर सिंह वाला एक केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि यार देखो, किसी को डेथ सेंटेंस दी है और उसको बहुत ज्यादा डिले करना एक गलत बात होती है। किसी को डेथ सेंटेंस दिया है और उसको बहुत ज्यादा डिले करना एक गलत बात होती है। और बेशक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको डिटरमाइन करने के लिए कि सामने वाले की सजा को अब एग्जीक्यूट किया देने जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर डिले 2 साल से ज्यादा हुआ है तो उसकी डेथ सेंटेंस को आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा, या डिले 2 साल से ज्यादा एक्सीड हुआ तो उसको आर्टिकल 21 की सहायता दो और उसकी डेथ सेंटेंस को खत्म करो। ये 2 साल का जो फंडामेंटल क्राइटेरिया आपने बनाया है ये सही नहीं। देयर इज नो सच हार्ड एंड फास्ट रूल। क्या कहा शेर सिंह वाले केस में उसी 1983 में, 1983 में, कि डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूशन में डिले करना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये सोचने के लिए कि एग्जीक्यूशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकते कि 2 साल से ज्यादा डिले होगा तो उसको क्वश करना ही होगा। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यहाँ पे ये भी एक चीज कही है डेथ पेनल्टी से लेके, कि वन हैज टू ऑब्जर्व द ग्लोबल मूव फ्रॉम द डेथ पेनल्टी। Latest statistics show that 138 nations have abolished death penalty in either law or practice, that is no execution for 10 years. Around 138 countries ऐसी है अभी इस दुनिया में जिसने डेथ पेनल्टी को पूरी तरह से एबॉलिश कर लिया, और हमारी कंट्री भी डेथ पेनल्टी को कम केसेस में सिर्फ इसीलिए देती है। जब भी किसी एक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस दिया जाता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपनी सजा के बारे में कुछ बोलने के लिए, कि आप अपनी सजा के बारे में क्या कहना चाहते हो, और ये अपॉर्चुनिटी देना बहुत ही जरूरी होती है। चलिए सेक्शन 302 को यही खत्म करते हैं, और सेक्शन 302 कंप्लीट हो गया। काफी बड़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही अच्छे अच्छे केस हमने डिस्कस किए, सबको याद रखना, सबको अच्छे से यहाँ पे दिमाग में बिठा लेना। अब आते हैं सेक्शन 303, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कॉन्विक्ट। वैसे इस सेक्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट पढ़ लेते हैं। बेयर एक्ट में आपको ये सेक्शन दिख रहा होगा, बट ये सेक्शन एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में ही हटा दिया था। 1983 बड़ा इंपॉर्टेंट साल रहा है, देखिए कितने अच्छे अच्छे केस हुए। 1983 का ही है वाथी स्वर्ण वाला केस भी, शेर सिंह वाला केस भी तभी का है, और ये वाला केस सेक्शन 303 को हटाने वाला भी सुप्रीम कोर्ट का उसी साल का केस है। इसमें पनिशमेंट मिलती थी मर्डर के उस इंसान को जो ऑलरेडी लाइफ कॉन्विक्ट है। लाइफ कॉन्विक्ट का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा मिली हो, वो बाहर आए किसी का मर्डर कर दे, यानी कोई व्यक्ति जिसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला वो किसी का मर्डर कर दे। तो देखो, एक तो ये चीज गंभीर है कि मर्डर करना ही गंभीर बात है, और दूसरी गंभीर बात यह है कि मर्डर वो व्यक्ति कर रहा है जो ऑलरेडी लाइफ इंप्रिजनमेंट, मतलब डबल गंभीर बात। उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला है मतलब ऑलरेडी वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसने ऑलरेडी बहुत बड़ा कुछ काम कर रखा है, और अब उसने मर्डर भी कर दिया। खैर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अच्छा, इसमें सजा क्या थी? सिर्फ मर्डर। जो व्यक्ति ऑलरेडी लाइफ इंप्रिजनमेंट में है, अगर वो किसी का मर्डर कर देगा तो उसको सीधे मर्डर की सजा मिलेगी, सीधे डेथ मिलेगी, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप ऑलरेडी लाइफ इंप्रिजनमेंट में हो और आपने किसी का मर्डर कर दिया तो अब आपको सीधे डेथ पेनल्टी मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को वॉइड बोल दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है। क्यों वायलेशन करता है? अरे भेदभाव कर रहे हो आप तो उस व्यक्ति के साथ जो लाइफ इंप्रिजनमेंट में हो। एक व्यक्ति जो लाइफ इंप्रिजनमेंट में नहीं है, वो अगर किसी का मर्डर करता है तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी मिल सकता है और डेथ भी मिल सकती है। लेकिन एक व्यक्ति जिसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला हुआ है, वो किसी का मर्डर करता है तो उसको सीधे डेथ मिलेगी। वहां रेयरेस्ट ऑफ रेयर का प्रिंसिपल ही अप्लाई नहीं हो रहा है, वहां कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है, सीधे डेथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो लाइफ कॉन्विक्ट पर्सन के लिए बहुत डेंजरस है, ये सेक्शन तो लाइफ कॉन्विक्ट लोगों को बहुत ही डेंजरस कह रहा है, बिना किसी साइंटिफिक बेसिस के सीधे सीधे उनको डेथ पेनल्टी देने का बोल रहा है, क्योंकि तुम लाइफ कॉन्विक्ट हो इसलिए तुमको सीधे डेथ पेनल्टी मिलेगी। और कहीं ना कहीं इस सेक्शन ने जुडिशियल डिस्क्रिशन को ही तोड़ दिया। मर्डर के केस में जजेस के पास डिस्क्रिशन होता है कि उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट देना है कि डेथ पेनल्टी देना है। इस सेक्शन ने सीधे लिख दिया है कि डेथ ही देना है। मतलब तुम जज को डिस्क्रिशन ही नहीं दे रहे हो कि वो डेथ देना चाहता है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट देना चाहता है, आपने तो सीधे सीधे एक्सट्रीम पनिशमेंट लिख दी इस सेक्शन में कि भैया यही देना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है। ये केस का नाम था मिथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1973, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, वॉइड डिक्लेयर कर दिया, और कहा कि इस सेक्शन की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। खैर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, वॉइड बोल दिया, तो अब ये यूज तो नहीं होता है, लेकिन ये बेयर एक्ट वाले इसको हटा नहीं रहे। ठीक है, तो इसको हमारी जरूरत नहीं है, पढ़ो मत इसको। 304 पे आ जाओ। सेक्शन 304, सेक्शन 304 बात करता है पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। एक सेकेंड,
अभी तक हमने देखा ये मर्डर की पनिशमेंट के बारे में, बट अब हम देख रहे हैं पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। हमें पता है कि एक कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं भी होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, तो जब वो नॉट मर्डर होता है, मर्डर नहीं होता है, तब उसकी पनिशमेंट क्या होती है। तो देखो ये चीज समझो कि इस सेक्शन में दो टाइप की पनिशमेंट है। अंडर दिस सेक्शन देयर आर टू काइंड्स ऑफ पनिशमेंट फॉर टू डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। दो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस की बात है यहाँ पे। पहला सर्कमस्टेंस, if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death or such bodily injury as is likely to cause death। और दूसरा, if the act is done with the knowledge that it is likely to cause death but without any intention to cause death or such bodily injury as is likely to cause death। देखो ये पहले वाले में डिफरेंसेस ऑब्जर्व करना, इसमें इंटेंशन की बात होती है, इसमें नॉलेज की बात होती है। मतलब अपन ने कल्पेबल होमिसाइड पढ़ा था ना कि कल्पेबल होमिसाइड के अंदर एक होता है नॉलेज और एक होता है इंटेंशन। आपने इस इंटेंशन से किसी व्यक्ति को बॉडीली इंजरी पहुंचाई है, आपने किसी व्यक्ति को बॉडी पे इंजरी पहुंचाई है इंटेंशनली, आप बॉडी पे इंजरी पहुंचाना चाहते थे, और वो बॉडीली इंजरी जो है ना, वो जान लेने के लिए बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि उससे जान चली जाएगी, तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि जान लेने का इरादा नहीं था, बट बॉडी पे इंजरी पहुंचाने का इरादा था, उससे जान चली